ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये लॉ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में है। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन की रेट या रफ्तार वो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाए तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा। अब हम एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन फर्स्ट कर लेते हैं। इस रिएक्शन में ए बी के साथ रिएक्ट करके सी और डी को बना लेता है, और इसी तरह सी और डी दोबारा आपस में मिलकर ए और बी को बनाता है। आप सब जानते हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन की दो पार्ट है। वो पार्ट जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए उस पार्ट को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और वो हिस्सा जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो अब हम क्या करेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन को बारी बारी दोनों पार्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर। आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ए और बी, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, सी और डी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ए और बी। आपने याद रखना है कि जब भी आप किसी रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हो तो उस दौरान अगर रिएक्टेंट के साथ कोफिशिएंट था तो आपने उस कोफिशिएंट को एज अ एक्सपोनेंट, एज अ पावर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट ए की कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए, तो इसको हम एज अ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए। इसी तरह रिएक्टेंट बी के साथ भी कोफिशिएंट है स्मॉल बी, तो इस कोफिशिएंट को भी हम एज अ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ बी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर एफ से। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो उसकी जगह इक्वल साइन और कांस्टेंट लगेगा। हमारे पास कांस्टेंट है के एफ। कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी, ऐसे ही आ गया। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के दूसरे पार्ट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ reverse reaction has direct relationship with the concentration of reactant. रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, C और D, और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, A और B। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे पास C और D है। सो कंसंट्रेशन ऑफ C टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ डी। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हो तो उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के साइड में अगर कोफिशिएंट था तो उस कोफिशिएंट को हम एज ए एक्सपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। तो इस रिएक्टेंट की कोफिशिएंट क्या है, सी, इसको हम एज एक्सपोनेंट इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह इस रिएक्टेंट की कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल डी, तो इसको भी एज अ
एक्सपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम आर सबस्क्रिप्ट स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हम हटाएंगे तो उसकी जगह क्या लगेगा, इक्वल साइन और कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, के आर। कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर स्मॉल सी टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर स्मॉल डी, ऐसे ही आ गया। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट कर लेते हैं। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा होगा, वो स्टेट जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो जाए, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार इक्वल हो जाए, उस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन में अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है। 8 केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब हम क्या करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के वैल्यूज पुट करेंगे। अभी हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की थी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to Kf times concentration of A into concentration of B। तो Rf की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, और उसकी वैल्यू क्या है, Kf times concentration of A की पावर स्मॉल a concentration of B की पावर स्मॉल b, इक्वल साइन ऐसे ही आ गया। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का भी वैल्यू हम पुट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है, Kr concentration of C की पावर C times concentration of D की पावर स्मॉल d। यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। के एफ और के आर कांस्टेंट है, ए बी सी और डी ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, सारे कांस्टेंट को एक तरफ लिखेंगे और सारे वेरिएबल्स को दूसरी तरफ। यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि के आर सी और डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर के आर को मैं इक्वल के इस तरफ लिया हो तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड होगा, के एफ डिवाइडेड बाय के आर। इसी तरह यहां पर अगर आप ऑब्जर्व कर ले, ए और बी ये दोनों के एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल के उस तरफ ले जाऊं तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर ऑलरेडी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर स्मॉल c कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर स्मॉल d। इन दोनों को मैंने इक्वल के उस तरफ ले लिया, तो ये दोनों जब उस तरफ जाएंगे तो डिवाइड होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर स्मॉल a कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर स्मॉल b। Kf और Kr दोनों कांस्टेंट हैं, तो इन दोनों कांस्टेंट को हम एक कांस्टेंट के बराबर फर्ज कर लेते हैं, बट Kf डिवाइडेड बाई के आर इज इक्वल्स टू के सी। इन दोनों कांस्टेंट को हमने एक ही कांस्टेंट के साथ रिप्लेस किया और वो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, के सी। सो के एफ डिवाइडेड बाई के आर की जगह हम के सी लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर स्मॉल सी कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन के अंदर इस Kc को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, उसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। आप जानते हैं कि C और D हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह
ए और बी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां से हमें पता चलता है कि जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, यानी इन दोनों की जब हम रेशियो लेते हैं तो उनकी रेशियो की वैल्यू हमेशा किस चीज़ के बराबर आता है, कांस्टेंट के बराबर आता है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। यानी जब भी आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो ले लो तो उनकी वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, यानी कभी भी चेंज नहीं होगा फॉर अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। एक और चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि इन केस अगर हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये गैसियस स्टेट में हो तो उस सूरत में हम Kc को Kp के साथ रिप्लेस करेंगे और इसी तरह कंसंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करेंगे। सो इन केस ऑफ गैसियस स्टेट हम कंसंट्रेशन को किस चीज के साथ रिप्लेस करेंगे, पार्शियल प्रेशर के साथ, और इसी तरह Kc को रिप्लेस करेंगे किस चीज के साथ, Kp के साथ। सो Kc की जगह हम क्या लिखेंगे, Kp इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल P के साथ। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर स्मॉल c टाइम्स, इस कंसंट्रेशन की जगह भी पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर पुट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर स्मॉल a टाइम्स, इस कंसंट्रेशन की जगह भी पार्शियल प्रेशर पुट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर स्मॉल b। ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस स्टेट। तो ये आज की टॉपिक थी जिसमें हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा, उसकी डेरिवेशन किया।